हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आपने प्रीवियस मॉक नहीं देखे हैं 1, 2 एंड 3, तो इन तीनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। साथ ही जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैंने आई बटन पे ऐड कर दिया है। उस प्लेलिस्ट में भी आपको सारे मॉक मिल जाएंगे। साथ में ही रैंकिंग वाली जो वीडियो है वो भी मिल जाएगी, जीडीपी प्रोजेक्शन की भी मिल जाएगी। राइट, जो भी हमने वीडियो अभी तक बनाई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। एंड एक और चीज़ कि जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ सारे ही डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। So first question है, recently in August the India's first IACC MSME Center of Excellence was inaugurated at dash। तो recently इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द करंट सीएम ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एंड इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था केसीजी ऑडिटोरियम आई हब कैंपस इन अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है? इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मेन एम है अपग्रेड करना और स्ट्रेंथन करना एमएसएमईज इन मेकिंग देम एट अ पार विद अ ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। और ये बेसिकली जो सेंटर है ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया और यूएसए का इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्लियर है। अब आईएसीसी की बात करें, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो नेशनल प्रेसिडेंट इसके करंटली हैं पंकज बोरा, सेक्रेटरी जनरल हैं कमल बोरा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड एंड 1968 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in August PM नरेंद्र मोदी has received the first copy of a call of the Gir book written by dash। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को फर्स्ट कॉपी दी गई है कॉल ऑफ द गिर बुक की, जो आपकी कॉफी टेबल बुक है। ठीक है, और इसके आपके ऑथर कौन है? इनका नाम है परिवन नाथवानी, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कॉल ऑफ द गिर बुक की बात करें तो ये बुक आपकी बेस्ड है गिर नेशनल पार्क गुजरात एंड एस्थेटिक लायंस पे। ठीक है, क्लियर है। नाउ दिस इज द सेकेंड बुक जो पीरामल नाथवानी द्वारा रिलीज की गई है। फर्स्ट बुक इनकी 2017 में आई थी जिसका नाम था गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात एंड इसे पब्लिश किया था टाइम्स ग्रुप बुक्स ने। फाइन, यहाँ पे बुक आप देख सकते हो। The Assam government has launched a मुख्यमंत्री निजूत मोइना असोनी, that is MMNMA scheme, जो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, किस चीज के लिए? टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज बाय डैश। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, यहाँ पे ईयर कौन सा है आपका? 2026। क्लियर है। अब जो स्कीम है इसकी बात करेंगे, इसका मेन एम है इंक्रीज करना गर्ल्स का एनरोलमेंट इन अ गवर्नमेंट एंड वेंचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ हायर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो हमें बढ़ाना है इस स्कीम में, ऐसा जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए, इस स्कीम के लिए यहाँ पे बजट आपका रिलीज किया गया है। फर्स्ट ईयर के लिए ये आपका 300 करोड़ रहेगा और 5 साल के लिए 1500 करोड़। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मंथली जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जो क्लास 11 से 12 के बच्चे हैं उनको 1000 पर मंथ असिस्टेंट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन के लिए 1250 पर मंथ, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए 2500 पर मंथ का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट इस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस स्कीम के लिए ये आपकी गर्ल्स के लिए ओपन है हु आर लीगल रेजिडेंट्स ऑफ असम। ठीक है, असम के रहने वाले होने चाहिए। एंड इसमें कौन इंक्लूड नहीं किया जाएगा? एक तो जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे यहाँ पे, उनकी जो गर्ल्स हैं, डॉटर जो उनकी हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। साथ में ही मैरिड गर्ल्स एंड इन अ सर्विस बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज The Cameroonian athlete and former FIFA president Issa Hayatou recently passed away. How long was Issa Hayatou served as a Confederation of African Football president? तो CAF के ये कितने साल तक प्रेसिडेंट बने हुए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 29 ईयर्स। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज 29 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और 1988 से लेके 2017 तक ये आपके प्रेसिडेंट इसके बने हुए थे। ठीक है, नाउ अदर यहाँ पे पोजीशंस की अगर हम बात करें तो 1990 में ये मेंबर आपके थे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फीफा के।
ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बने थे फीफा के 1992 में। 2001 से 2016 के बीच में ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर द 15 ईयर्स। ठीक है। Our next question is, the SIDBI recently in July partnered with C2 Trades and Dash to facilitate loans to the micro, small and medium enterprises sector. That is MSME sectors को लोन प्रोवाइड करने के लिए SIDBI ने पार्टनरशिप की है C2 Trades के साथ एंड यूग्रो कैपिटल के साथ। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। नाउ SIDBI की बात करेंगे तो इसके करंट CMD है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज मित्तल, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में लोकेटेड है। फाइन। Now next question is, name the company that has topped the Fortune Global 500 list for 2024 as the largest company by revenue, which is 648.1 billion US dollar. तो सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे रहा है? इट इज वॉलमार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो फर्स्ट आपकी आती है वॉलमार्ट, फॉलोड बाय अमेजॉन, स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको, स्नूपैक ग्रुप of China, then China National Petroleum, Apple, United Health Group, Berkshire Hathaway and CVS Health। तो ये सारी आपके टॉप 10 कंपनीज थी जिन्होंने अपनी टॉप 10 पोजीशन बनाई है इस 500 लिस्ट में। ठीक है। अब जो लिस्ट है इट वाज रिलीज बाय दी फॉर्च्यून। ठीक है। किसने रिलीज की है इस रैंकिंग को? फॉर्च्यून द्वारा इसे पब्लिश किया गया है एंड इट वाज द 70th एडिशन जो आपका रिलीज किया गया है। ठीक है। Now, this list ranks the world's largest companies by revenue and the most authoritative looks across industries worldwide। अब यहाँ पे अभी हमने बात की ग्लोबली कौन सी आपकी जो है टॉप 10 कंपनीज रही हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन कंपनीज कौन सी इस लिस्ट में फीचर की गई हैं। तो सबसे पहला नंबर आपका है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें देखने को मिला है इंडियन कंपनीज में। ठीक है। विच इज फॉलोड बाय LIC जो ग्लोबली 95th पोजिशन पे थी, followed by Indian Oil 116th position, 178 position पे SBI है, then 180 पे Oil and Natural Gas, followed by भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, राजेश एक्सपोर्ट। ठीक है। ये सारी आपकी जो कंपनीज थी ये इस लिस्ट में इंडियन कंपनीज जो इस लिस्ट में फीचर की गई थी, और HDFC बैंक जो है ये फर्स्ट टाइम इस लिस्ट में फीचर किया गया है। ठीक है। The next question है, the Jal Jeevan Mission recently seen in news, it has completed how many years on 15th August 2024? So 2024 में जल जीवन मिशन को कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? It is 5 years। इसे 2019 में जो है लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा। ठीक है। इसका मेन एम क्या था कि हमें जो पाइप्ड वाटर है वो हर रूरल हाउस होल्ड में पहुंचाना है बाय 2024। क्लियर है। नाउ इसके जो है अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि लगभग 77% जो है हमने रूरल हाउस होल्ड कवर कर लिए हैं जिनमें पाइप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। जो स्टेटस आपका 17% था 2019 में, अब ये 77% हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारे टॉप अचीविंग जो आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स अचीविंग 100% टैप कनेक्टिविटी ये रहे हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा। ठीक है। यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये सारे आपके जो हैं टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे 100% टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इनिशियली हमारा जो आपका टैप वाटर कवरेज था वो आपका 3 करोड़ था, ओवर 3 करोड़, बट अब ये कितना हो गया है? 15 करोड़ हाउस होल्ड हो गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी ने 100% कवरेज यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया है। ठीक है। मतलब इन 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में आपका टैप वाटर जो है वो 100% कवरेज दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा ओवर 88% स्कूल्स एंड 85% आंगनवाड़ीज में भी टैप वाटर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट सेज ओवर 2 लाख विलेजेस एंड 190 डिस्ट्रिक्ट्स रीच हर घर जल स्टेटस। तो आपके 2 लाख से ज्यादा विलेजेस और 190 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें यहाँ पे हर घर जल स्टेटस दिया गया है। क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है, which university has been granted special consultative status by the United Nations Economic and Social Council? ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी है आपकी KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, उड़ीसा की यूनिवर्सिटी है जिसे ये आपका स्टेटस, ये ग्रांट आपका दिया गया है स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस वाला। ठीक है। This acknowledgement highlights KIIT's dedication to the Sustainable Development Goals and UN's Agenda 2030.
क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो KIIT है इन्होंने MOU साइन किया है UN वॉलंटियर्स के साथ, ऑफर करने के लिए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद वेरियस UN एजेंसीज। विद दिस जो KIIT है, इट हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन साउथ एशिया टू सिक्योर दिस UNV स्टेटस फॉर द स्टूडेंट इंटर्नशिप। ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स है ACYPL जो है, इन्होंने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन उड़ीसा की भुवनेश्वर की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दैट इज KISS के साथ एंड KIIT के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, तो दोनों चीज ध्यान में रखनी है। नाउ UN ECOSOC की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है रॉबर्ट बॉबरे। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1945 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज लॉन्च द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन्होंने जो है लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? फेज आउट करने के लिए पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंसेशन प्रोवाइड करेगी मोटर व्हीकल टैक्स पे अप टू -% फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड अप टू -% फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो जो आपके नॉन ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है इसके लिए 25% तक का यहाँ पे जो है आपको कंसेशन दिया जाएगा, वेयर एज अप टू 15% जो है ये दिया जाएगा कंसेशन ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, 25% एंड 15% फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। क्लियर है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्क्रैप व्हीकल है उसे लिंक करना पड़ेगा हमारे वाहन सिस्टम से, ये जो पोर्टल है उससे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द RBI डेटा ओवरसीज इंडियन डिपॉजिट $billion into a NRI deposit scheme in Q1 of financial year 2025 with an increase of 79%। तो अभी जो इंडिया से बाहर पैसा जा रहा था वो हमारा कम हुआ है, बट बाहर से जो इंडिया में आ रहा है ये हमारा 79% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। इससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं NRI डिपॉजिट्स के बारे में। ठीक है, देखो NRI क्या होता है, ऐसा पर्सन जो इंडिया का पर्सन है, इंडिया का नागरिक है, पर वो बाहर देश में रह रहा है। अब ये NRI कब बनता है, कोई भी पर्सन NRI थोड़ी बन जाता है ना। NRI कौन बन रहा है, जो कंटिन्यूसली 120 दिन बाहर रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है। अब 120 दिन वो बाहर रहा, तब उसको जो अपना अकाउंट है वो या तो NRI डिपॉजिट में उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपने अकाउंट को, या नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, बाहर से अगर वो इंडिया में पैसे भेज रहा है तो उसको नया अकाउंट जो है अपना बनाना पड़ेगा, या NRI डिपॉजिट अकाउंट उसे करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे ये चीज आ जाती है आपके NRI डिपॉजिट स्कीम के अंडर। ठीक है, यही चीज बोला गया है कि जो ओवरसीज इंडियन है, जो NRI है, उनका जो डिपॉजिट है ये आपका 3.95 बिलियन हुआ है, बिलियन US डॉलर हुआ है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, और ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 79% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर हम जून तक की बात करें तो ये टोटल अमाउंट है 155.71 बिलियन US डॉलर का। लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए, ये देखो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 का है, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का। अगर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो ये अमाउंट आपका 2.21 बिलियन US डॉलर था। ठीक है, नाउ NRI डिपॉजिट्स की बात हो रही है तो ये 3 टाइप के होते हैं, वो भी देख लेते हैं। कौन कौन सा टाइप है, NRI सेविंग अकाउंट या फिक्स अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे जो पैसा है वो आपका इंडियन करेंसी में मेंटेन किया जाता है, और जो फॉरेन करेंसी आती है उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे अमाउंट है, द इंटरेस्टेड इनकम अर्न्ड ऑन द अमाउंट इज एन NRI अकाउंट इज नॉन टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये आपकी नॉन टैक्सेबल होती है। ठीक है, और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसमें टोटल कितना डिपॉजिट देखा गया है, 1.53 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है NRO सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये भी इसी टाइप का होता है, बट यहाँ पे जो अकाउंट है आपका NRO अकाउंट, ये लायबल होता है TDS के लिए, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स के लिए ये लायबल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका TDS कट सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम अमाउंट की बात करें डिपॉजिट की Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो ये 743 मिलियन US डॉलर देखा गया था। अब लास्ट आपका टाइप आता है FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जिसमें जो आपका अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन किया जाता है, और ये आपका इंडिया में नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है, डिपॉजिट की बात करें तो ये आपका 1.68 बिलियन US डॉलर का यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिला था Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का।
ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, राजेश नाम्बियर इनका नाम है। और ये सक्सीड किसे करेंगे, देवजानी घोष को, जो करेंटली एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रही हैं, ठीक है। इनका रिटायरमेंट आपका नवंबर में होगा, ये क्लियर है। अब यहाँ पे नोट करना है, इन मंथ ऑफ सितंबर इन्होंने जो है अपना बेसिकली जो पोजीशन पे ये थे, आपके सीएमडी थे कॉग्निजेंट इंडिया के, इन्होंने वो पोजीशन भी छोड़ दी है इन मंथ ऑफ सितंबर, ये क्लियर है ना। नेस्कॉम की बात करेंगे तो नेस्कॉम का हेडक्वार्टर आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे 1988 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, डैश हैज emerged as the world's strongest food and dairy brand with a AAA+ rating। तो रिसेंटली जो ब्रांड फाइनेंस है, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है फूड एंड ड्रिंक 2024 की। इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड कौन है जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है, इट इज अमूल ब्रांड, ठीक है। इंडिया का अमूल ब्रांड जो है उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड कहा गया है, जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है और ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर अमूल ने रेटिंग पाई है, ठीक है। अब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की बात करें, अमूल को फुल फॉर्म होता है ये, तो लगातार चौथी बार ये हमें जो है रेटिंग मिली है। और इस साल हमने जो है, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इस साल 11% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, विच इज $3.3 बिलियन एंड इस वजह से जो ब्रांड स्ट्रेंथन इंडेक्स है अमूल का, ये भी आपका जो है क्या हुआ है, बड़ा है, 91 ये रहा है आउट ऑफ 100, क्लियर है। इसके अलावा पोजिशनिंग जो है, ये रैंकिंग जो है ग्लोबल रैंकिंग, ये भी हमारी बड़ी है। लास्ट ईयर 2023 में 29 पोजीशन पे है अमूल और अभी 2024 में 22nd पोजीशन पे अमूल रही है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, ठीक है। टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका आता है स्विट्जरलैंड के नेस्ले का, फॉलोड बाय लेज, येली ऑफ चाइना, टाइसन ऑफ यूएसए एंड डेनोव ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं इस रिपोर्ट में जो मेंशन की गई थी, जैसे 2024 की सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स यहाँ पे मेंशन किया गया था। अगर हम बात करें फूड सेक्टर की तो इसे टॉप किया है नेस्ले ने एंड इट इज फॉलोड बाय लेज, यूएसए का ब्रांड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक सेक्टर इसमें कोका कोला ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय पेप्सी। एंड कोका कोला की एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि कोका कोला जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक बना है, जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है, ठीक है। अब चाइना का जो ब्रांड है येली, ये मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड बना है फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। वैल्यू ऑफ फिनलैंड जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी ब्रांड है, जिसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है 31% की, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका ब्रांड है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड ड्रिंक 2024 को, इसकी बात करेंगे। इसके सीईओ हैं डेविड हैग, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है लंदन यूके में और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने SOP, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए ये लॉन्च किया था? तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। इट इज डन बाय द ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अब इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है, जो डीजल पावर्ड हार्बर टग्स हैं उनको रिप्लेस करना है हमें जीरो एमिशन ग्रीन टग से, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है वो हमारा कम हो जाएगा, फाइन। अब इसका जो फेज 1 है वो आपका 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा, जिसमें 4 मेजर पोर्ट इंडिया के शामिल किए गए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई महाराष्ट्र में जो है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात, प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा में और VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु में, ठीक है। इन चारों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, फाइन। Our next question है, which state government has launched a उपस्थिति, that means attendance portal to ensure daily attendance of a doctors, paramedical staff and other employees under the health department। तो इस पोर्टल को जो है आपका लॉन्च किया गया है बाय दी झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है। झारखंड में इसे जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था और यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच अमंग द फॉलोइंग सेंचुरीज एज अ पीकॉक सेंचुरी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पीकॉक सेंचुरी जो है आपकी बनाई है, डिक्लेयर की है। कौन कौन सी ये सेंचुरी है, केरला की चोलानौर
ठीक है। एंड कर्नाटका की आदि चुन चनागिरी जो सेंचुरी है आपकी, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया है एज अ पीकॉक सेंचुरी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फाइन। नेक्स्ट इज which among the following institution has partnered with IDBI to establish cyber security lab at its campus? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है IDBI के साथ स्टैब्लिश करने के लिए साइबर सिक्योरिटी लैब को इनके कैंपस में? तो ये इंस्टीट्यूशन आपका है IIT मद्रास। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इस लैब का नाम है IDBI IIT मद्रास सिक्योर सिस्टम लैब। क्लियर है? नाउ जो ये लैब है ये फोकस करेगी ऑन क्रिएटिंग मार्केट रेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शनाइजेशन, कमर्शलाइजेशन पे। ठीक है, ऑफर रिसर्च वर्क स्पेशली आपके जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज होंगे उस पे। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड डिजाइन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स के लिए? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय द पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसका पूरा नाम है PNB अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। ठीक है, ये क्लियर है? एंड इट इज पावर्ड बाय द रूपे नेटवर्क। तो ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस कार्ड की। ठीक है, ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो अगर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है तो पर डे 5000 की लिमिट यहाँ पे है। ठीक है, ATM से अगर विड्रॉल कर रहे हो तो 25,000 की, एंड पॉइंट ऑफ सेल से 60,000 की ये आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट बिकम्स द 6th इंडियन स्टार्टअप टू अचीव द यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2024। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो 6th इंडियन स्टार्टअप बनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मनीव्यू। कौन सी कंपनी है? मनीव्यू, जो यूनिकॉर्न बनी है 6th यूनिकॉर्न 2024 की। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? बेसिकली प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यू आपकी 1 बिलियन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका यूनिकॉर्न। देन 2024 में और कौन कौन से यूनिकॉर्न आपके थे? कृत्यम, परफ्यूस, पॉटर, रैपिडो, अथर एंड नाउ इट इज मनीव्यू। तो टोटल 6 आपके यूनिकॉर्न यहाँ पे हो गए 2024 के। ठीक है, मनीव्यू की बात करें तो ये आपका एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है विच इज ऑपरेटेड बाय द विजडीएम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, एंड रिसेंटली इसने 38.6 करोड़ की जो है फंडिंग प्राप्त की है फ्रॉम द एसिल इंडिया एंड नेक्सस वेंचर पार्टनर्स। फाइन। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन स्कीम 2024 फॉर विमेंस? तो कौन से यहाँ पर स्टेट है जिसने विमेंस के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। फाइन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अमंग द विमेंस। अब इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे 1500 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करेगी विमेंस को। ठीक है, नोडल डिपार्टमेंट पूछा जा सकता है तो इट इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। साथ में नोट करना है प्रीवियसली इस स्कीम में सिर्फ आपकी मैरिड विमेंस जो हैं वो एलिजिबल थी। नाउ अनमैरिड विमेंस के लिए भी यहाँ पे जो है इसको एलिजिबल कर दिया गया है। अब इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, पहला आपका पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है वो उसकी एज 21 से 65 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, पहले जो स्कीम थी इसमें मैक्सिमम एज आपकी 60 ईयर्स रखी गई थी, अब इसे 65 कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है एज को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है इनके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। थर्ड इज विमेन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अदर देन सैलरीड वर्क कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, साथ में ही एप्लीकेंट जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए महाराष्ट्र का। देन फैमिली एनुअल इनकम ऑफ अ वुमेन बेनिफिशियरी शुड बी लेस देन 2,50,000 and applicants are not eligible if they are receive more than 1,500 through the other government financial scheme। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। देन इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है, वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसी लॉन्च की है कि जहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो फ्री की गई है गर्ल्स के लिए। ऐसी गर्ल्स जो बिलोंग करती हैं आपके AWS से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, socially and economically backward classes से, and other backward classes with a annual family income up to ₹8 lakh in a professional courses। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये आपका डिसीजन है ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा एकेडमिक ईयर 2024-2025 से, and the government has approved additional expenses of ₹906 crore to roll out this scheme। फाइन, इससे पहले इस स्कीम में जो OBC एंड EWS की कैटेगरी में जो गर्ल्स आती थी उनको 50% फी रीइंबर्स की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे सबके लिए फ्री कर दिया गया है। फाइन।
Now next question है, name the country that has recently joined the drone coalition to bolster Ukraine's supply of drones. तो आंसर हो जाएगा दैट इज, इसे ज्वाइन किया है रिसेंटली पोलैंड ने. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. और यहाँ पे ये ड्रोन कोलिशन ज्वाइन किया था पोलैंड ने, जो नाटो की 75th एनिवर्सरी समिट हुई थी आपके यूएसए में. ठीक है, वॉशिंगटन यूएसए में हुई थी. ठीक है, अब ड्रोन कोलिशन की बात करें तो इट इज स्पेयर हेडेड बाय द यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड लैटविया, represents a coordination initiative to deliver 1 million first person view drones to Ukraine. ठीक है, इसे रिसेंटली पोलैंड ने ज्वाइन किया है. और पोलैंड से पहले और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस कोलिशन को, जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, जर्मनी, इटली, लैटविया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्वीडन, यूके और यूक्रेन. ये सारी कंट्रीज यहाँ पे शामिल हैं. अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई थी कि जो पोलैंड है, पोलैंड ने जो है बेसिकली पोलैंड शूट डाउन नहीं कर सकता है रशियन मिसाइल्स को अंटिल नाटो की जो परमिशन है वो उसे मिल जाए. ठीक है, अगर नाटो अलाउ करेगा तो देन इट विल पार्टिसिपेट इन अ शूटिंग डाउन ऑफ द रशियन मिसाइल. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, पोलैंड ने नाटो को कब ज्वाइन किया था. तो पोलैंड ने ज्वाइन किया था 12 मार्च. ठीक है, कब ज्वाइन किया था, 12 मार्च 1999 में. क्लियर है. अब नाटो की बात करें तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल करंटली हैं जेंस स्टोलनबर्ग. हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में. 1949 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और 32 कंट्रीज मेंबर इसके हैं. ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 32 कंट्री कौन सा बना था जिसने रिसेंटली नाटो को ज्वाइन किया था. ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च. फाइन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो नाटो के यूरोपियन एक्सपेंशन सिंस 1949. तो यहाँ आप देख सकते हो आप धीरे धीरे नाटो जो है अपने कंट्रीज, अपना एरिया जो है वो बढ़ाता गया. और रिसेंटली 2024 में, ठीक है, 2024 में जो है स्वीडन ने इसे ज्वाइन किया था, जो 32 मेंबर बना था आपका नाटो का. ठीक है, 2023 में फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया था. ऐसे ही टोटल आपकी 32 कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है नाटो को ज्वाइन किया हुआ है. यहाँ पे आप सारी कंट्रीज के नाम देख सकते हैं और ईयर भी कब कब इसे ज्वाइन किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज इन अगस्त 2024 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं आपके, इन्होंने लॉन्च किया है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्टल अंडर द मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कन्वेंशन एट द न्यू दिल्ली. तो जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किए हैं 2 पोर्टल. कौन से 2 पोर्टल हैं आपके, अमृत ज्ञान कोश और दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट. तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ठीक है, तो पहला आपका जो पोर्टल है इट इज अमृत ज्ञान कोश पोर्टल. नाम से पता चल रहा है ज्ञान कोश, दैट मीन्स इट इज अ नॉलेज रिपोजिटरी. अब इसका मेन एम क्या है कि जो हमारी डिपेंडेंसी रहती है सोर्सेस के लिए या डेटा जो हम सर्च करते हैं उसके लिए वेस्टर्न सोर्सेस पे, और इसको हमें वेस्टर्न सोर्स से हटा के जो है इंडियन सेंट्रिक जो हमारे सोर्सेज हैं उस पे लाना है. ठीक है, दूसरा क्या बोला है, फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल. इसका मेन एम है इंप्रूव करना टीचिंग स्किल्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स इंश्योरिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर द सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर हुए आपको. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद अ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट म्यूनल सैटेलाइट. तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने MOU साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका आर्म है इसरो का. ठीक है, तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इन दोनों ने यहाँ पे MOU साइन किया है और इनके बिहाफ पे अनुराग श्रीवास्तव जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, एंड अरुणाचलम ए जो डायरेक्टर है NSIL के, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ था. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है म्यूनल सैटेलाइट की. ये जो सैटेलाइट है इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है क्यों इसे बनाया गया है, टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ अ अर्थ सरफेस. ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है. और डेवलप किसने की है, इट इज डेवलप्ड बाय द नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NAST द्वारा इसे बनाया गया है, डेवलप किया गया है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली इन अगस्त हैज डेवलप्ड एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज विद GPS ट्रैकिंग इन पार्टनरशिप विद DRDO. तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने DRDO के साथ मिलके एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज को डेवलप किया है. तो आंसर आपका है इट इज IIT इंदौर. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT इंदौर और DRDO ने मिलकर इसे डेवलप किया है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं सोल्जर्स के लिए. ठीक है, और यहाँ पे इन शूज में टेक्नोलॉजी आपकी यूज की गई है
ट्रायोगो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जब भी सोल्जर उन जूतों को पहन के चलेंगे। एंड इसमें जीपीएस जो है, जीपीएस ट्रैकिंग भी यूज की गई है ताकि उनकी लोकेशन को जो है, रियल टाइम लोकेशन को फाइंड आउट किया जा सके, उसे ट्रैक किया जा सके। ठीक है, अब रिसेंटली जो है पहला बैच 10 पेयर जो है इन शूज का, वो आपका सेंड किया गया है, सप्लाई किया गया है डीआरडीओ को। फाइन। Next is, which among the following airline company has named as a best airline in India or South Asia 2024 at a Skytrax World Airline Awards 2024? तो जो आपके 2024 के वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स थे, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स, इसमें बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया साउथ एशिया की कैटेगरी में टॉप किया है विस्तारा ने। ठीक है, कौन सी आपकी ये एयरलाइन है? इट इज अ विस्तारा। फाइन। अगर हम बात करें विस्तारा की, तो विस्तारा जो है 4th कंसेक्यूटिव ईयर इस टाइटल के साथ चली हुई है। ठीक है, सिंस 2021। और विस्तारा जो है, अगर ग्लोबली बात करें, ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन रैंकिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें विस्तारा वर्ल्ड में 16th नंबर पे आती है। ठीक है, एंड 8th इन दी एशियाज बेस्ट एयरलाइन रैंकिंग। क्लियर है? नाउ विस्तारा को बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपका इंक्लूडेड है बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, एंड 3rd कंसेक्यूटिव ईयर इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट इकोनॉमी क्लास इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, बेस्ट इकोनॉमी क्लास इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन इंडिया इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, 2 हो गए। देन बेस्ट बिजनेस क्लास ऑन बोर्ड केटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया। देन नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट इकोनॉमी क्लास ऑनबोर्डिंग कैटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया, एंड द क्लीनेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। इसके साथ साथ स्टाफ वाला अवार्ड भी मिला है इन्हें, बेस्ट एयरलाइन स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर द 6th टाइम। ठीक है, तो ये अवार्ड्स विस्तारा को दिए गए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया को भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया है मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन इन एशिया अवार्ड। ठीक है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इनकी रैंकिंग 103 थी 2023 में, और 2024 में इनकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, 90th रैंक पे पहुंच गई है, और ये टॉप 100 एयरलाइन की लिस्ट में आ गए हैं। इसी के साथ जो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज, दैट इज इंडिगो, इसकी रैंकिंग आपकी कम हुई है। पहले ये आपकी जो है 43rd स्पॉट्स पे थी, मतलब बड़ी है इसकी रैंकिंग, 43rd स्पॉट पे थी पहले 2023 में, अब इसकी रैंकिंग हो गई है 52nd। क्लियर है? नाउ अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया की। तो टॉप 5 एयरलाइंस देख लेते हैं। पहला है आपका विस्तारा, सेकेंड इज इंडिगो, थर्ड एयरलाइन एयर इंडिया एंड श्रीलंकन एयरलाइंस 4th नंबर पे, और अकासा एयर आपका है 5th में। तो टॉप 5 आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन रैंकिंग की बात करें, तो इसे टॉप किया है कतार एयरवेज ने। ठीक है, कतार कंट्री की ये आपकी एयरवेज है, जिसने जो बेसिकली 8th टाइम इस पोजीशन पे आई है। ठीक है, 8वीं बार इन्हें जो है टॉप पोजीशन मिली है वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन की। ठीक है, सेकंड नंबर पे है सिंगापुर एयरलाइंस, जिसने 2023 में बेसिकली टॉप रैंक हासिल की थी, और 2024 में ये सेकंड रैंक पे है। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है एमिरेट्स, जो आपकी यूएई की जो है एयरलाइन है। देन ANA ऑल निपॉन एयरवेज ऑफ जापान, एंड 5th नंबर पे आ जाता है कैथे पैसिफिक एयरवेज, जो हांगकांग की आपकी एयरलाइन है। क्लियर है? नाउ बेस्ट एयरलाइन इन एशिया की बात करें, तो टॉप नंबर पे आता है सिंगापुर एयरलाइन, फॉलोड बाय एना ऑल निपॉन एयरवेज ऑफ जापान, देन कैथे पैसिफिक एयरवेज, जापान एयरलाइंस और EVA एयरलाइंस। ठीक है, ऐसे ही मिडिल ईस्ट में कतार एयरवेज ने टॉप किया है, फॉलोड बाय एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, साउदिया एंड ओमान एयर। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन वाइज सारे जो हैं टॉप 3 एयरलाइंस देख पाएंगे, जैसे यूरोप में टर्किश एयरलाइन, एयर फ्रांस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। बेस्ट एयरलाइंस इन नॉर्थ अमेरिका, डेल्टा एयरलाइन, एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइन। साउथ अमेरिका की बात करें तो लेतम, एजुल, ब्राजीलियन एंड स्काई एयरलाइन आ जाता है। और बेस्ट एयरलाइन इन सेंट्रल एशिया एंड CISA, एयर अस्ताना, अजरबैजान एयरलाइंस एंड फ्लाई एरस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट एयरलाइन इन ईस्ट यूरोप, एयर बेल्टिक, लॉट पॉलिश। ठीक है, देन आ जाता है विज एयर। बेस्ट एयरलाइन इन नॉर्थ यूरोप की बात करें तो फिन एयर, सास, सेंदी निवेन। देन 3rd नंबर पे है आपका प्ले, एंड द लास्ट इज बेस्ट एयरलाइन इन सदर्न यूरोप, इसमें टर्किश एयरलाइन, इल्वेरिया, एजियाना एयरलाइंस। इसके अलावा
आपका वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो एयर फ्रांस टॉप पे था, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सेकंड पे एंड ब्रिटिश एयरवेज थर्ड पे। और अगर हम सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन की बात करें तो इसमें कोपा एयरलाइंस ने टॉप किया है, फॉलोड बाय कैरिबियन एयरलाइन एंड एयर कैरिबीज। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज signed a joint venture agreement with the Coal India Limited to set up a coal to synthetic natural gas that is SNG project in वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने साइन किया है इस जॉइंट वेंचर को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सेटअप करने के लिए कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट को वेस्ट बंगाल में? तो इस कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड एंड गेल इंडिया लिमिटेड के बीच में जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया गया है। फाइन। अब जो ये प्लांट है आपका, ये आपका सेटअप किया जा रहा है रानीगंज एरिया ऑफ ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड विच इज़ लोकेटेड इन दी वेस्ट बंगाल। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी रहेगी 80,000 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। एंड अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो भी आपका कोल यूज़ होगा, ठीक है, पर ईयर इसमें कितना रिक्वायर होगा, 1.9 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो इसमें पर ईयर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और जो सप्लाई कौन करेगा यहाँ पे, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? नाउ इस एग्रीमेंट के तहत CIL का आपका होल्ड कितना रहेगा, 51% का, और गेल इंडिया का रहेगा 49% का। ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो गेल इंडिया के आपके करंट CMD हैं संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, इसे 1984 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट इज which among the following organization has secured the long-term loan of 25.5 billion Japanese yen from the Japan Bank for International Corporation, that is JBIC, to finance 300.3 megawatt wind energy project of Ostro Canada Power Private Limited, that is OKPPL in चित्रदुर्गा कर्नाटका। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जो है लॉन्ग टर्म लोन 25.5 मिलियन जापानीज येन का रिसीव हुआ है या इन्होंने सिक्योर किया है फ्रॉम द JBIC? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड जो ये लोन है ये को फाइनेंस किया जा रहा है बाय दी सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कॉर्पोरेशन, दैट इज SMBC, बैंक ऑफ योकोहामा लिमिटेड, सिंघा बैंक लिमिटेड एंड बैंक ऑफ फुकुओका लिमिटेड। ठीक है, दैट इज BOF। तो ये सारे आपके को फाइनेंस थे। ठीक है, इस लोन को को फाइनेंस कर रहे हैं। अब आपको नोट करना है जो ये लोन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ JBIC। ग्रीन इनिशिएटिव जहाँ पे बेसिकली प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। ठीक है, अब ग्रीन इनिशिएटिव को फुल फॉर्म भी याद रखना है, ग्लोबल एक्शन फॉर रिकाउंसलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। तो ये ग्रीन इनिशिएटिव का पूरा फुल फॉर्म आपका है। ठीक है, नाउ PFC की बात करें तो करंट CMD इसके हैं परमिंदर चोपड़ा। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट दैट इज SWFI top 100 largest central bank ranking by total asset 2024, the RBI Reserve Bank of India ranked dash globally with a current total asset of 839 billion $. तो रिसेंटली सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने रैंकिंग रिलीज की है जिसमें टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक्स की रैंकिंग जो है लाई गई है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम है और RBI जो है वो 12th नंबर पे आपका स्टैंड करता है ग्लोबली। ठीक है, ये याद रखना है, RBI की जो रैंकिंग है वो है आपके 12th नंबर पे इन दी वर्ल्ड। ठीक है, टॉप 5 अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो पहले नंबर आपका आता है फेडरल रिजर्व सिस्टम का। ठीक है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका का बैंक है। देन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान, डुसाचे बंडस बैंक एंड बैंक ऑफ फ्रांस। तो ये आपके टॉप 5 सेंट्रल बैंक्स हैं जिनका जो टोटल असेट है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 6 नंबर पे है नॉर्गस बैंक ऑफ यूरोप, बैंक ऑफ इटली, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्पेन, स्विस नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, फॉलोड बाय RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट 12th प्लेस। ठीक है, नाउ सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की बात करें जिन्होंने इस रैंकिंग को रिलीज किया था तो इसके चेयरमैन है लक्ष्मी नारायण, कॉर्पोरेट ऑफिस इसका है लास वेगस, निवेदा, USA में। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रेन ATM अन्नपूर्ति इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम।
तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की पार्टनरशिप में लॉन्च किया है 24/7 ग्रेन एटीएम, जिसे हम अन्नपूर्ति भी कह रहे हैं। तो इट वाज लॉन्च बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो ये आपका एटीएम है जिसे हम ग्रेन एटीएम बोल रहे हैं या अन्नपूर्ति बोल रहे हैं, ये लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। एंड इसी के साथ उड़ीसा फर्स्ट आपका स्टेट बन जाता है इंडिया का जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस टू दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू दी बेनिफिशरीज 24/7। ठीक है, तो ये आपका 24 घंटे अवेलेबल रहेगा और ये 24 घंटे ग्रेन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे हमारा एटीएम होता है 24 घंटे आप पैसे यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ही ये ग्रेन एटीएम है। ठीक है, अब इस एटीएम के बारे में देखते हैं। ये 24/7 जो है एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू दी फूड ग्रेन्स अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एमिंग टू एनहांस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन उड़ीसा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये फास्ट, क्लीन और प्रिसाइज एक्सेस प्रोवाइड करेगा कमोडिटीज की जैसे राइस, व्हीट, ग्रेन्स। ठीक है, बेनिफिशरीज को ये यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करेगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा पोस्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मतलब कि यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले होगा जिसमें आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर आपको डालना होगा और फिर आपका बायोमेट्रिक वैलिडेशन यहाँ पे होगा। उसके बाद ही आपको यहाँ से ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे। ठीक है, इट कैन डिस्पेंस ग्रेन वेट अप टू 50 किलोग्राम। तो ये याद रखना है 50 किलोग्राम तक यहाँ पे आपका ग्रेन मिल सकता है इन 5 मिनट्स। अब इससे क्या होगा, जो लंबी कतारें लगती थी, लंबी लाइनें जो लगती थी वो अब कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होएगा। और इवन इस मशीन का जो आपका एरर रेट है इट इज 0.01%। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा लास्ट आपका पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एक्सेस anyone with PDS ration card valid in India regardless of the state and union territory can use this entitlement। ठीक है, तो बेसिकली इस मशीन को कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा स्टेट का ही पर्सन जो होगा वही यूज कर पाएगा, जिसके पास पीडीएस राशन कार्ड होगा वो इसे यूज कर सकता है। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करंटली हैं सिंजी मैकेन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका रोम इटली में एंड 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और करंट मेंबर स्टेट्स इसके हैं 36। क्लियर है। नेक्स्ट है द नीलाकुरुंजी recently in August has been added to the International Union for Conservation Nature, that is IUCN Red List of Threatened Species. It has been categorized as dash under the IUCN criteria A to C, indicating a significant threat to its survival. ठीक है, तो इस यहाँ पे IUCN की जो रेड लिस्ट थी उसमें जो नीला कुरुंजी है इसको ऐड किया गया है। ठीक है, एज अ कौन सी कैटेगरी में इसको ऐड किया गया है, इट इज वनरेबल कैटेगरी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नीला कुरुंजी की बात करें, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस फ्लावर की। ठीक है, ये आपका मतलब 12 साल में एक बार खिलता है, वंस इन एवरी 12 ईयर। ठीक है, बिटवीन द मिड जुलाई एंड अक्टूबर, तो ये इसका सीजन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में ये कहाँ पे पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है। जैसे आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हो गई, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है in August 2024 the India, Singapore and Japan signed historic agreement to export green ammonia। ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करने के लिए इन तीनों कंट्री ने एक आपका अग्रीमेंट साइन किया है। अब इस एग्रीमेंट के तहत इनमें से कौन सी कंपनी है जो इंडिया को जापान को ट्रांसपोर्ट करेगी ग्रीन अमोनिया। ठीक है, बेसिकली इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया फ्रॉम इंडिया टू जापान। ठीक है, तो ये कंपनी आपकी है नाइक लाइन। ठीक है, कौन सी कंपनी है, नाइक लाइन। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट की बात करेंगे तो इस अग्रीमेंट में 3 आपके कंट्रीज हैं, इंडिया, सिंगापुर, जापान। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगापुर और जापान की जो कंपनीज हैं उनका यहाँ पे मेन रोल है। जैसे जो सेम क्रॉप इंडस्ट्रीज है सिंगापुर की, ये बेसिकली लीड रहेगी या लीडिंग कंपनी रहेगी किस चीज के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कंपनी आएगी जापान की क्यूशो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, कॉर्पोरेशन जो है, ये बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, ये इंटीग्रेट करेगी ग्रीन अमोनिया को इनटू देयर एनर्जी मिक्स। ठीक है, जो पार्शियली रिप्लेस करेगा कोल को एट देयर थर्मल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट आपकी कंपनी जापान की सुजित्स कॉर्पोरेशन, ये बिजनेस इंटरमीडियरी का काम करेगी और नाइक लाइन जो है ये आपका हैंडल करेगी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को। आई होप ये क्लियर होगा।
Now next is recently in July, the Indian Renewable Energy Development Agency, that is IREDA, announced an investment of rupees dash crore in a 900 megawatt hydroelectric power project in Nepal. तो IREDA ने recently अनाउंस किया है 290 करोड़ रुपए का, ठीक है, 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से अब IREDA जो है ये सिक्योर करेगा 10% शेयर होल्डिंग GMR अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड में एंड करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में जो नेपाल की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? नाउ जो ये प्रोजेक्ट है इन कोलैबोरेशन विद SJVN लिमिटेड, ठीक है, ये यहाँ पे डेवलप करेंगे 900 मेगावाट अपर करनाली HPP नेपाल में। क्लियर है? नाउ IREDA की बात करें तो इसके करंट CMD हैं प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1987 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, now next question है, which state become the first state in India to launch a gross environmental product, that is GEP index to assess the overall development of the ecosystem। तो पहला स्टेट इंडिया का बना है उत्तराखंड, जिन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स को। ठीक है, अब जो ये इंडेक्स है ये असाइन करेगा मॉनेटरी वैल्यू टू 4 of its natural resources, which is water, air, forest and soil, which are directly affected by the development activities। अब GEP जो है GEP is a component of a green GDP, gross domestic product, जो कंसिडर करता है वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जब इवेल्युएट की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की। ठीक है, नाउ जो इंडेक्स है ये शो कर रहा है कंपैरेटिव डेटा 2020 से 2022 तक का, एंड इसमें देखा गया है कि इसमें 0.9% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली इन जुलाई launched the Climate Finance Action Fund, that is CFAF, to support green projects in developing countries and help to maintain the 1.5 degree Celsius temperature target। तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है इस फंड को? इट वॉज लॉन्च बाय द अजरबैजान। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इस फंड का मेन एम है कि रेज करना है $1 billion फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज। ठीक है, जिसमें से 50% जो फंड है दे विल गो टू द क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज फोकसिंग ऑन अ क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट रेसिलेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो रेस्ट फंड है आपका 50%, ये बेसिकली यहाँ पे इट विल असिस्ट मेंबर्स इन meeting their nationally determined contribution to keep 1.5 degree Celsius temperature target within a reach। ठीक है, now this fund will start operating after the initial fundraising round when at least 10 countries commit to shareholders। ठीक है, now next is the National Film Development Corporation NFDC recently in July signed an MOU with which OTT platform to launch the Voice Box and upskilling program for voice over artist in India। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? वॉइस बॉक्स के लिए। अब ये क्या है? वॉइस बॉक्स जो है ये बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। ठीक है, इन दी फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड गुजराती। ठीक है, अब जो प्रोग्राम है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी, जो अलाउ कर रहा है, जो बेसिकली एलोकेट कर रहा है 5 सालों के लिए, ओवर 5 years, ये $100 million जो है वो एलोकेट करेगा एनुअली। ठीक है, इन सपोर्ट करने के लिए इस वॉइस बॉक्स को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका ट्रेनिंग पार्टनर यहाँ पे रहेगा आपका पर्ल अकेडमी। ठीक है, देन जो अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें जो 7 टॉप पार्टिसिपेंट्स रहेंगे दे विल कंट्रीब्यूट टू दी नेटफ्लिक्स स्पेशल प्रोजेक्ट विच इज़ आज़ादी का अमृत कहानियाँ, आज़ादी की अमृत कहानियाँ, जहाँ पे ये नरेट करेंगे स्टोरीज जो विच विल रिफ्लेक्ट दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो इसके करंट MD हैं पृथुल कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन, now next question है, Atal Innovation Mission has signed a joint letter of intent with which organization, with which international body to promote innovation, entrepreneurship and intellectual property rights in global south countries। सबसे पहले ग्लोबल साउथ कंट्री क्या होती है? ऐसी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की।
ग्लोबल नॉर्थ क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा, रिच और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका की, जापान, इसराइल, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। क्लियर है। वापस क्वेश्चन में आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इनमें से कौन से इंटरनेशनल बॉडी का? इट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। नाउ इन कोलैबोरेशन विद द AIM, the WIPO will replicate India's innovation model in countries of a global south। तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वहां पे जैसा इंडिया में इनोवेशन मॉडल है वैसा ही रेप्लिकेट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली इंडिया की जैसे इकोनॉमी होगी, ठीक है, वहाँ पे सेम मॉडल यूज किया जाएगा फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देन it will aim to enhance understanding and awareness about intellectual property rights in these countries। कौन सी कंट्री? ग्लोबल साउथ कंट्रीज, from the school level onwards, which will boost innovation in these countries and lead to a inclusive sustainable economic growth। Fine। अब AIM की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर है डॉक्टर चिंतन विश्वास वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। WIPO की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल है डेरेन टैंग, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और 1967 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रिसेंटली जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया था, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी वो ग्लोबली 40th रैंक थी आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। और यहाँ पे टॉप किया था, टॉप 3 अगर हम कंट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका था स्विट्जरलैंड का। ठीक है, पहला नंबर आपका था स्विट्जरलैंड, सेकेंड नंबर था स्वीडन एंड थर्ड नंबर आपका था USA का। ठीक है, ये टॉप 3 आपकी कंट्रीज थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। फाइन, 2023 का इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है The Gujarat government has signed an MOU with which among the following company or companies to promote the use of AI, artificial intelligence technologies in a Gujarat। तो इनमें से कौन सी कंपनी है या कंपनीज हैं जिनके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने आपका MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि AI टेक्नोलॉजी जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो गुजरात में उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेस्कॉम। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन हुआ है। क्लियर है। नाउ IBM जो है, IBM के साथ जो MOU साइन हुआ है उसके तहत ये स्टैब्लिश करेगा और प्रमोट करेगा AI क्लस्टर को गिफ्ट सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU जो साइन हुआ है तो ये आपका स्टैब्लिश करेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अ गिफ्ट सिटी। देन नेस्कॉम जो है ये एनहांस करेगा AI कैपेबिलिटीज को गुजरात में। क्लियर हुआ। नाउ अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने बेसिकली ये सारे आपके MOU साइन किए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को, जिसका मेन एम है कि 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको AI और डीप टेक टेक्नोलॉजी में जो है ट्रेन किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। क्लियर है। नाउ अब इस इनिशिएटिव के अंडर IBM, NVIDIA, Amazon वेब सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी एंड L&T एडुटेक, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिकली इनका यहाँ पे काम रहेगा कि ये यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर हुआ। साथ में ही ये यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे 4 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी GTU हो गया, IIT, RAM, PDEU और गणपत यूनिवर्सिटी, ये सारे आपके इन्होंने एज अ एग्रीगेटर्स यहाँ पे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है नेम द न्यू हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान दैट वाज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च बाय Paytm फॉर देयर मर्चेंट पार्टनर। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है? तो इट इज Paytm हेल्थ साथी। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? Paytm हेल्थ साथी। ये आपका हेल्थ और इनकम प्रोटेक्शन प्लान है फॉर देयर मर्चेंट पार्टनर्स, जो अवेलेबल है Paytm फॉर बिजनेस ऐप पे एंड इट इज स्टार्टिंग एट ₹35 पर मंथ। ओके, अब इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज जो इंक्लूड की गई हैं, इट इज अनलिमिटेड डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट विद इन इट्स पार्टनर नेटवर्क। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली बिकेम द 17th कंट्री टू साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट विद इंडिया टू एनहांस कोलैबोरेशन इन अ फिल्म प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 17th कंट्री बनी है जिसने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया है? तो इट इज कोलंबिया। ठीक है, कौन सी कंट्री है? कोलंबिया। और ये अग्रीमेंट इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर लोगानाथ मुरुगन और जॉर्ज एनक्वायर रोजर्स, जो कोलंबिया के आपके वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, इनके बीच में साइन किया गया था। नाउ कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ यह अग्रीमेंट आपका साइन हो चुका है? तो इटली के साथ, यूके, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, चाइना, देन साउथ कोरिया, बांग्लादेश, पुर्तगाल, इजराइल, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इट इज कोलंबिया। ठीक है, तो टोटल 17 कंट्रीज के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। ना कोलंबिया की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट आपके कौन है? गुस्तावो पेट्रो। कैपिटल इसकी है बोगोटा और करेंसी क्या है? इट इज पेसो। ठीक है, कोलंबियन पेसो इसकी करेंसी है। फाइन। नाउ नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर्ड विद द एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड टू इंटीग्रेट द नेशनल पेंशन स्कीम एज अ बिलर कैटेगरी ऑन अ भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म, जिसे हम भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते थे पहले। ठीक है, तो अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? इट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की गई थी एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी, जैसे NBBL ने बताया था कि जो NPS एज अ बिल कैटेगरी है ये आपका लाइव हो चुका है फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑन प्लेटफॉर्म, जैसे भीम हो गया, फोन पे, मोबीक्विक एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स नेट बैंकिंग चैनल। तो यहाँ पे ये अभी अवेलेबल है। साथ में ही NBBL ने कोलैबोरेट किया था रिसेंटली एक्सिस बैंक के साथ एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट और सेतु के साथ, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर जो सेतु है इसके साथ, फॉर इंटीग्रेटिंग NPS विद इट्स प्लेटफॉर्म। अब बिलर ऑपरेटिंग यूनिट क्या होती है? बेसिकली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंक्लूड करती है ऑनबोर्डिंग बिलर्स को, हैंडल करती है मैसेजेस, अलर्ट्स, सेटलिंग फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बिलर्स और मैनेज करती है डिस्प्यूट्स या जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको। क्लियर है? वेयरएज टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? ये आपका सेतु है जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करता है, विच इज ओन्ड बाय योर पाइन लैब्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे एनपीएस की। एनपीएस इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू हेल्प द इंडिविजुअल्स हैव अ इनकम इन अ फॉर्म ऑफ पेंशन टू टेक केयर ऑफ देयर रिटायरमेंट नीड्स। ठीक है, अब इसको मैनेज कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज करती है। और इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो चेयरमैन PFRDA के आपके हैं दीपक मोहंती। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है आपका, और 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं पे NPCI भारत बिल पे लिमिटेड की बात करें तो इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी और करंट CEO इसके हैं नूपुर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अ सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2025। तो अगर हम बात करें करंट CEO कौन है तो इनका नाम है टोनी विंसिक्वेरा। वेरेस नए जो अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है आपका रवि आहूजा, जिनका जो टेन्योर है वो आपका 2 जनवरी 2025 से शुरू होगा। करंटली ही इज सर्विंग एज अ चेयरमैन ऑफ ग्लोबल टेलीविजन स्टूडियो एंड योर प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। करंटली ये यहाँ पे ऐसे सर्व कर रहे हैं। वेरेस टोनी विंसिक्वेरा जो है ये अभी तो आपके जो है चेयरमैन एंड CEO हैं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के, एंड जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तब भी ये आपका दिसंबर 2025 तक सर्व करेंगे एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ थीमेटिक हब दैट इज T-Hubs एंड टेक्निकल ग्रुप्स फॉर नेशनल क्वांटम मिशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक है कि इंडिया जो है वो कौन सा कंट्री बना था जिसने लॉन्च किया है अपना डेडिकेटेड मिशन इन 2023। क्वांटम मिशन बेसिकली लॉन्च किया है अपना, तो इट इज 7th कंट्री। 2023 में इंडिया 7th कंट्री बना था जिसने इस टाइप का मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, अब 2023 की अगर बात करें तो इंडिया ने ज्वाइन किया था एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ 6 नेशन, जिसमें US, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, जिन्होंने लॉन्च किया है डेडिकेटेड क्वांटम मिशन विद द अप्रूवल ऑफ अ नेशनल क्वांटम मिशन बाय द यूनियन कैबिनेट। तो 2023 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था इस मिशन के लिए, और टोटल कॉस्ट जो इन्होंने फाइनल की थी यहाँ पे 8 सालों के लिए
6000 विच इज 6003.65 करोड़। ठीक है, 8 साल का ये मिशन है, ये याद रखना है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो की टारगेट है आपका नेशनल क्वांटम मिशन का, इस क्या है, क्या ये टारगेट है? इट इज टू डेवलप इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 years इन वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे आपका सुपर कंडक्टिंग हो गया, फोटोनिक टेक्नोलॉजी हो गया, इनमें। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे जो टी हब्स लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। जो ये टी हब्स हैं ये बेस्ड है आपके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे। इसका एम है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक साथ लाना है, वेरियस फील्ड्स के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, इन सब के, ताकि जो हमारी जो बेसिकली एकेडमिक है, जो इंडस्ट्री है, उसमें हमें और ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, अब यहाँ पे टी हब्स की बात करेंगे तो पहला आपका थियोमेटिक, जो 4 थियोमेटिक हब्स हैं और टेक्निकल ग्रुप्स हैं, जैसे पहला आपका है थियोमेटिक हब फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। ये आपका बेस्ड रहेगा IISc बेंगलुरु में, और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। नेक्स्ट है थियोमेटिक हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन। ये बेस्ड रहेगा आपका IIT मद्रास इन तमिलनाडु। एंड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, इसरो है आपका, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, ठीक है, इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट है थियोमेटिक हब फॉर क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। ये आपका बेस्ड रहेगा IIT बॉम्बे में। ठीक है, इसमें आपके इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, कानपुर, दिल्ली, IIT गांधीनगर, IIT रोपर, ये सारे शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है थियोमेटिक हब फॉर क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। ये बेस्ड रहेगा आपका IIT दिल्ली में, और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस या टेक्निकल ग्रुप शामिल हैं वो है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी ऑफ DRDO, देन आपका IACS कोलकाता एंड IISER पुणे, ये सब शामिल हैं। फाइन। Now next up question है, what is the name of a first self-regulatory body established for the Indian gold sector? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई है इंडियन गोल्ड सेक्टर के लिए? तो इट इज IAGES, इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सलेंस एंड स्टैंडर्ड। इसको जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, इंडियन गोल्ड सेक्टर विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लंदन UK established the first self-regulatory body named Indian Association for Gold Excellence and Standard in order to boost the consumer trust. अब इस रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आपके 3 पार्ट रहेंगे, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये तीनों इसके पार्ट रहेंगे IAGES के। ठीक है, अब जो ये न्यूली फॉर्म्ड एसोसिएशन है, न्यूली फॉर्म्ड रेगुलेटरी बॉडी जो है, ये प्रोवाइड करेगी एक्रेडिटेशन बाय इशूइंग द IAGES लोगो, एंड जो लोगो है दिस विल बी गिवन टू दोज मेंबर्स हु पास द स्ट्रिक्ट ऑडिट। जो इनके ऑडिट होंगे, जो इन ऑडिट को पास करेगा, उन मेंबर्स को ही ये लोगो दिए जाएंगे, एंड कैन डिस्प्ले इट इन देयर प्रीमाइसेस विद द सिग्निफाइज इट्स अडेरेंस टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इंटीग्रिटी एंड प्रोसेस। ठीक है, now next is in August 2024 the Indian Sign Language Research and Training Center signed a MOU with which organization to promote Indian Sign Language? तो recently ISLRCT ने TC ने जो है MOU साइन किया है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ, किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेजेस को। और ये MOU साइन किया गया है आपके ISLRTC के डायरेक्टर ने, इनका नाम है N होनार रेड्डी, एंड जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं AWES के, इनका नाम है PR मुराली। क्लियर है, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो ISLRTC जो है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। वेयरएस AWES की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है आपका, और 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट है, recently in August the Family Welfare has launched the second phase of a biannual nationwide mass ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज MDA कैंपेन 2024, एलिमिनेट करने के लिए लिम्फेबेटिक फ्लैरेसिस, जिसे हम हाथी पांव के नाम से जानते हैं, बाय डैश ईयर। ठीक है, तो रिसेंटली फैमिली वेलफेयर ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है सेकेंड फेज बाय एनुअल नेशन वाइड आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन का। हाथी पांव को 2027 तक
जो है एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कैंपेन आपका 2027 के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है कि लिम्फेटिक फ्लैरेसिस हाथी पांव को 2027 तक एलिमिनेट किया जा सके। साथ में ही आपको नोट करना है जो कैंपेन है ये 63 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के, इन पे बेसिकली फोकस कर रहा है। ठीक है, और ये जो कैंपेन है इसका मेन एम क्या रहेगा कि यहाँ पे जो मेडिसिन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही रहे और उसका कंजप्शन होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's 3 नेशन विजिट टू फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्ते इन अगस्त 2024। तो अगस्त के महीने में इन तीनों जगहों पे, इन तीनों कंट्रीज में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनका विजिट हुआ था। इसी से रिलेटेड आपके सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी का जो आपका विजिट था फिजी में, इनको इस विजिट के दौरान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर दिया गया था, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है फिजी का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ड्यूरिंग हर विजिट टू द न्यूजीलैंड बोथ द नेशन साइन बायलैटरल कस्टम कॉर्पोरेशन अरेंजमेंट अग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सेज जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, इनकी विजिट के दौरान इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर दिया गया था ऑफ तिमोर लेस्ते presented by the president Horta at a ceremony held in Dili, Timor Leste। तो अगेन ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's विजिट टू दीज नेशंस। इसके अलावा तिमोर लेस्ते के, ठीक है, तिमोर लेस्ते की बात हो रही है, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है एंड जो क्लेराला एग्जानन कोस्टमो है, जो पीएम है आपके, ठीक, तिमोर लेस्ते के, इन्होंने मिलकर 3 MOU साइन किए हैं ऑन कल्चरल एक्सचेंज, कोलैबोरेशन बिटवीन प्रसार भारती और तिमोर लेस्ते का जो रेडियो एंड टेलीविजन है। ठीक है, एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम वीजा रिक्वायरमेंट फ्रॉम फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स एंड सर्विस पासपोर्ट। तो इन यहाँ पे इससे रिलेटेड 3 MOU जो है साइन किए गए थे। फाइन, अब ये तीनों जगहों पे जो है विजिट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, इनको रिसीव किसने किया था ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिजी में इनको रिसीव किया था यहाँ के पीएम ने, सितिवेनी राबुका ने। ठीक है, इन न्यूजीलैंड टॉडी मैकले जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के, अलॉन्ग विद नीता भूषण जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं न्यूजीलैंड की, इन दोनों ने इन्हें रिसीव किया था। नेक्स्ट तिमोर लेस्ते में जो यहाँ के पीएम है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है इनको जो है रिसीव किया था जॉस रेमोस हॉर्ता ने। क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दैट वाज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इनमें से आपका जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये क्या है, ये आपका एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, आंसर आपके यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो हमें डिटेल डेटा प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द फील्ड, सॉइल, वेदर, वाटर लेवल, क्रॉप कंडीशन, और इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जैसे सॉइल मॉइस्चर पे, क्रॉप कंडीशंस पे या ड्राउट मॉनिटरिंग पे। ठीक है, next is in August 2024 the Union Cabinet has approved the Unified Pension Scheme for central government employees. The scheme will come into effect on dash। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त यूनियन कैबिनेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको पेंशन लग जाएगी। ठीक है, अब ये इफेक्ट में कब से आएगा, ये इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो ये आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके थ्रू ऐसे पर्सन, ऐसे एम्प्लॉयज जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं अंडर द एनपीएस टिल 31 मार्च 2025, इनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा इसका। ठीक है, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। पहला पॉइंट है कि ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का। नेशनल पेंशन स्कीम आपकी कब लाई गई थी, 2004 में लाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जिसने रिप्लेस किया था ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो जो एम्प्लॉयज है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको एटलीस्ट 25 ईयर अपनी सर्विस की देनी पड़ेगी। इसके बाद ही इन्हें जो पेंशन लगेगी वो भी कितनी पेंशन होगी, 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे।
एवरेज बेसिक पे का 50% इनको एज अ पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी स्पाउस होगी उसको फैमिली पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, जो आपका 60% होगा जो एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही होगी। ठीक है, जो एम्प्लॉय को पेंशन दी गई है उसका 60% दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंडीशन रखी गई है, अगर जो पर्सन है उसने 10 ईयर की सर्विस दी है अपनी, इन दैट केस उसको जो है मिनिमम पेंशन 10,000 की लग जाएगी पर मंथ की। ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट। फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है यहाँ पे पेंशन के लिए आपको पता है कि जो एम्प्लॉय है उसका कुछ परसेंट उसका सैलरी का जाता है और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ ऐड ऑन करती है। तो इस जो यूपीएस स्कीम है इसके थ्रू 10% जो है एम्प्लॉय अपना सैलरी का देगा, वेरस 18.5% इसमें गवर्नमेंट ऐड करेगी। तो ये आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। अब जो एनपीएस स्कीम थी इसमें 14% गवर्नमेंट यहाँ पे ऐड ऑन करती थी, बट यूपीएस में 18.5% ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो यूपीएस है ये कौन सी कमिटी ने जो है रिकमेंडेशन दी थी। तो बेसिकली जो एक कमिटी थी इसके हेड आपके थे टीवी सोमनाथन, इन्होंने अप्रैल 2023 में इसकी यूपीएस की रिकमेंडेशन प्रोवाइड की थी। ठीक है, रिकमेंडेशन दी थी। ओके, next is name the union minister who has released the inaugural edition of E-magazine, which is सपनों की उड़ान on the occasion of India's first National Space Day, जो 23rd of August को मनाया गया था। ठीक है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने इस ई मैगजीन को आपका रिलीज किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, अब जो मैगजीन है इनिशियली ये जो है क्वार्टरली बेसिस पे आ रही है, बट बाद में ये आपका मंथली बेसिस पे भी आने लगेगी, ऐसा मेंशन किया गया था यहाँ पे। ठीक है, अब जो मैगजीन है इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द NCERT along with Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education। अब जो ये बुक है इस बुक के अंदर आपको पोएट्रीज मिलेंगी, एसेज मिलेंगे, स्टोरीज मिलेंगी एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज which space organization has partnered with a Nokia to integrate 4G LTE connectivity into a spacesuits for NASA's Artemis 3rd lunar mission? तो इनमें से कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनरशिप की है नोकिया के साथ, जो आपकी फिनलैंड की कंपनी है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए 4G LTE कनेक्टिविटी इनके स्पेस सूट्स में फॉर नासास आर्टेमिस 3rd लूनर मिशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सॉम स्पेस। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज द एक्सॉम स्पेस। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो नोकिया है इसका प्लान है टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून एज अ पार्ट ऑफ द IM-2 मिशन। इंट्यूटिव मशीन्स सेकेंड मिशन जो आपका अराइव हुआ था एट द लॉन्च साइट इन 2024। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च अ हिम उन्नति स्कीम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन दी स्टेट। तो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। और ये स्कीम बेसिकली बेनिफिट करेगी आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, नाम से पता चल रहा है नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे की जाएगी जिसमें कोई भी केमिकल्स जो है नहीं यूज किया जाएगा। इसके लिए इस स्कीम के लिए HP गवर्नमेंट ने 150 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 50,000 फार्मर्स को। ठीक है, स्कीम के तहत ये यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी 50,000 फार्मर्स के लिए। ठीक है, थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2,600 फोकस्ड एग्रीकल्चर क्लस्टर। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो 15 से 20% जो है वो एनहांस होगी, वो बूस्ट होगी इन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स इन HP। फाइन, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।